ठीक है। तो हमारा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जो हमारा डैम का सेशन चल रहा था उसको हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। और पिछली बार हमने काफी कुछ देखा था डैम्स के बारे में, कुछ ऐतिहासिक डैम्स को भी हमने देखा था। आज कुछ और बची हुई चीजें हैं, उनको हम देखेंगे और समय के अनुसार चलेंगे। तो पिछली बार हमने यहाँ तक देखा था। आज हम जो है एक और 10वीं शताब्दी का, यानी आज से सात चार करीब, अब अभी 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, 21वीं चल रही है। आप देख लीजिए, ये 10th सेंचुरी का है या आज से करीब 700-800 साल पुराना डैम है। ईरान में ये डैम है कोबर नदी के ऊपर। और इसकी खासियत क्या है कि इतना साल पुराना होने के बाद भी ये सिर्फ और आज तक रुका हुआ है, आज तक ये टूटा नहीं। ये जो लाइमस्टोन होता है, चूने वाला पत्थर होता है, और मट्टी, क्ले, चिकनी मट्टी, सिर्फ उससे बना हुआ है और अपनी वजन के वजह से ही सिर्फ रुका हुआ है। इसके अंदर कोई सीमेंट नहीं लगा, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ अपने वजन से रुका हुआ है। और उस जमाने में उन्होंने आर्क डैम इसको बनाया था। और ये बनाया गया था कि भैया उस इलाके के, जो ईरान के जो गांव हैं जहाँ पे पानी की कमी रहती है, वहां पे इरिगेशन के लिए और पानी के लिए जो चाहिए उसके लिए इस डैम को बनाया गया था। तो ये इतना पुराना डैम जो आज ईरान में है, आप देख सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, पर 400 से 700 साल के बीच पुराना है ये तो तकरीबन। इसको करीब, अभी आप सोच लीजिए कितना पुराना ये डैम है। 26 मीटर ऊंचा है, 55 मीटर चौड़ा है। और इसको बनाया गया था ईरान के अंदर। और ये उस जमाने की इंजीनियरिंग टेक्निक के बारे में हमारे को जो कर्व स्ट्रक्चर दिया, जिससे कि कम जगह में ज्यादा पानी को रोकने के लिए, ज्यादा प्रेशर को झेलने के लिए इसको बनाया गया था। और कमाल की बात है, सिर्फ अपने वजन से रुका हुआ है, इसमें कोई सीमेंट नहीं लगा हुआ। अब हम चलते हैं थोड़ा रोमन काल के ऊपर, क्योंकि रोमन डैम्स के बहुत बड़े बनाने वाले हुए हैं। और इनको इसलिए बोला गया क्योंकि इनके पास योजना थी, पैसा था, इंजीनियरिंग स्किल थी। जो कि इनके जो डैम्स थे, बड़े स्केल के डैम, छोटे मोटे डैम तो बनते आए थे इतिहास में, पर इन्होंने बड़े स्केल पे डैम्स को बढ़ाना शुरू किया। और ये जो डैम आपके सामने है, ये कार्नाल्वो डैम है। कार्नाल्वो डैम इन स्पेन, स्पेन का ये डैम है, जो कि उस जमाने का है, करीब 2000 साल पुराना डैम है, आज भी यूज में है। तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी उनकी टेक्नोलॉजी उस जमाने में रही है, जो 2000 साल बाद भी डैम खड़ा हुआ है। हम आशा करेंगे हमारा भाखड़ा नंगल डैम भी ऐसे 2000 साल तक खड़ा रहे और काम आता रहे। पर ये जो डैम है, ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि रोमन काल की मानी जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई रोमन काल का सबसे पुराना डैम कौन सा है जो आज भी यूज में है, तो कार्नावाल्वो डैम ये सामने आता है। अच्छा, इसके बाद एक सुबियाको डैम भी रोमन काल में बना था, जो कि आयरीन एनीर एनीर एनीन नदी के ऊपर, एनीन रिवर है। सुबियाको डिस्ट्रिक्ट है, एक प्रोविंस है इटली का। सुबियाको मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे है, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। तो ये डैम जो है, ये अपने जमाने का, जब तक ये टूटा नहीं, तो ये 3 स्टेज में बना हुआ था। ग्रेविटी डैम थे, वजन से रुकने वाले डैम थे। और 3 ग्रेविटी डैम की सीरीज थी, एक डैम, फिर उसका दूसरा डैम, फिर इसके बाद तीसरा डैम। ये डैम जो थे एनी नदी के ऊपर बनाया गया था। और ये अपने जमाने में, जब तक ये 1305वीं साल में, 1305 में भूकंप आया जिसमें ये गिर गया, नहीं तो उस समय तक का सबसे ऊंचा ब्रिज डैम, 165 फीट ऊंचा ये डैम जो था, सुबियाको डैम, ये बनाया गया था। और इसका टूटा फूटा रिमेन्स आज हमारे को देखने को मिलता है, पूरा स्ट्रक्चर तो देखने को नहीं मिलता। पर ये डैम बहुत ही खूबसूरत जगह है। सुबियाको कहाँ है? सुबियाको इस जगह है, कहीं रोम के पास है, ये जहां मेरा एरो घूम रहा है, इस जगह पे सुबियाको है। और इस नदी को मैं ये बनाया किस लिए गया था, ये एक बड़ी मजेदार बात है ना। ये बनाया किस लिए गया था? ये असल में पानी के लिए, मैंने आपको बताया, इरिगेशन के लिए तो डैम होते ही होते हैं। पर ये डैम जो था, ये ज्यादातर बनाया गया था नीरो राजा जो था, इसके प्लेजर के लिए, कि ये वहां पे पानी में खेलेगा, नहाएगा, धोएगा, मजे करने के लिए इसके लिए बनाया गया था। और ये नीरो जो है, बड़ा ही एक सनकी राजा था, आप जानते हैं, मैंने इसलिए इसकी फोटो भी लगाई। रोम को आग लगाने वाला राजा था, और रोम को आग लगा के ये बताया गया कि ये मजे से अपना वीणा बजा रहा था, हार्प बजा रहा था, रोम को जला के। इसने खुद दो लगा दिया था।
और इल्जाम लगा दिया था ज्यूज के ऊपर। जो ज्यूज थे उनसे ये बहुत घृणा करता था, यहूदी लोग जो थे, इजराइल के लोग थे, क्योंकि उस समय इजराइल के ऊपर भी रोम का राज्य था। तो ये सारे जो यहूदी लोग थे ये तितर बितर हो गए थे, इधर उधर भाग गए थे जान बचाने, कुछ कुछ रोम में काम करते थे, कुछ कहीं करते थे, कुछ टर्की में थे। तो ये जो लोग थे, इसने उनको नाश करने के लिए एक बहाना ढूंढा और अपने सिपाहियों को ही बोला कि रोम में आग लगा दो, है ना। और फिर उनके ऊपर दोष लगा के उनको सबको बहुत बुरी तरह से, आपने सुना ही होगा, जैसे वो शेरों के सामने डाल देना, वो जो उनके कोलोसियम्स होते थे जिसमें लड़ाइयां होती थी, ग्लैडिएटर वाली लड़ाइयां होती थी, उसमें इनके ऊपर शेरों को छोड़ना, इनके ऊपर इनको मारा काटा जाना, ये सब इसने एंटरटेनमेंट था इस भाई साहब के लिए। तो बड़ा एक सनकी राजा था। तो इसने इस यहाँ पे इसकी मजे के लिए यहाँ पे सुबियाको प्रोविंस के अंदर ये एक डैम बनाया गया था। अब रोमन टाइम का एक और बहुत ही गजब की इंजीनियरिंग स्किल है जो डैम से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको बोला गया एक्वीडक्ट्स। ये था कि एक जगह जहां पे डैम में पानी इकट्ठा किया गया है, उस पानी को उस जगह पे लाना, शहर तक लेके आना, बिना शहर को डिस्टर्ब किए हुए, है ना। शहर की आप कार्रवाई नीचे चल करते रहेंगे, पानी ऊपर से आता रहेगा। और इन्होंने इसलिए इतना समझदारी से किया, 100 किलोमीटर लंबी ये एक्वेडक्ट बनाई है और इसके अंदर कोई पंप नहीं है। 100 किलोमीटर पानी को एक जगह से दूसरे लाने के लिए कोई पंप नहीं है। कितनी कमाल की बात है। और बीच बीच में जहां पहाड़ों के अंदर से सुरंग है, तो पहाड़ के अंदर अंदर जाके उस पानी को चेक करने के लिए, वहां से हवा गैस निकालने के लिए सारे सिस्टम बनाए हुए थे, उसको साफ करने के लिए, नाली रुक जाए कहीं तो उसको चेक करने के लिए सारे सिस्टम इन्होंने बनाए थे। और ये उस जमाने की बात है। और इनको इस जमाने में हम देखते हैं कि इतने, ये करीब 2000 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। 2000 साल पुरानी बात होने के टाइम पे भी इन उस समय लेड के, यानी रांगे के पाइप बनते थे, है ना। पर इनको पता था कि रांगे का पाइप, ये लेड का जो पाइप है, वो लेड पॉइजनिंग करता है। जैसे आजकल हम अनलेडेड डीजल, अनलेडेड पेट्रोल डालते हैं अपनी गाड़ियों में, क्योंकि प्रदूषण करता है और वो हमारे दिमाग को असर पहुंचाता है, लेड जो है। तो लेड की इन्होंने क्या किया, उसकी जगह चीनी मिट्टी और पत्थर के पाइप बनाए, है ना। इसके अंदर जो पाइप डले हैं, कई जगह तो सिर्फ क्यारी जैसी है, नाली जैसी है, और कई जगह जहां पाइप का प्रयोग किया गया तो सिरामिक, यानी जो चीनी मिट्टी जो पका के जिसे बनाया जाता है, और पत्थर के पाइपों का प्रयोग किया। तो बड़ी कमाल की चीज है। और ये देख सकते हैं आप, आज कुछ रिमेन्स हमारे को देखने को मिलते हैं इनके। ये अब यूज में नहीं है, पर एक आर्किटेक्चरल वंडर है। बीच बीच में इन्होंने प्रेशर को बना रखने के लिए या पानी को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि पानी बहे जा रहा है बहे जा रहा है ना, उसको रोक लिया, जरूरत हुई तब फिर छोड़ दिया। बीच बीच में बड़े बड़े टैंक भी बनाए थे, है ना। अब आप कहेंगे साहब इसमें तो टैंक नहीं दिख रहा, यहाँ टैंक नहीं है, पर हो सकता है रास्ते में कहीं बड़ी, जहां पे पहाड़ी रास्ता आया, जहां पे एक्वेडक्ट आके प्लेन जगह पे आ गया, फिर एक पहाड़ी एरिया आ गया, उसके बाद फिर एक्वेडक्ट बनाया, तो बीच में वहां पे पानी स्टोर कर लिया और जब जरूरत पड़ी उसको खोल दिया, जब जरूरत पड़ी उसको बंद कर दिया। तो ये एक बड़ी गजब की चीज है। और ये एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप कहेंगे पानी इसमें ऊपर चढ़ता कैसे होगा। कई जगह पे तो चलो ठीक है भैया, नदी वहीं थी, तालाब हाइट पे था, वहां से लिया और वहां से पहाड़ों से सीधा पहुंचा दिया, और इसमें कोई नहीं। और कितने लेवल में, कितने माइन्यूट लेवल पे स्लोप दिया है ना। कहीं पे भी ज्यादा हो जाएगा तो पानी रुक जाएगा। तो 100 किलोमीटर में कितना माइनर स्लोप देना पड़ेगा, आप सोच लीजिए। अगर हम एक ईंट भी नीचे कर देंगे तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। तो बहुत थोड़ा स्लोप दिया है जिससे पानी बहता भी रहे और एकदम से नीचे ना हो जाए, एकदम से ऊपर ना हो जाए। तो गजब का मार्वल था, कैसे नाप के इसको बनाया गया। तो ये आपको मैं जो अभी चीज दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं नोरियास। नोरियास बोला जाता था इसको। और ये आज भी मैं आपको चलता हुआ दिखाई दूंगा। अब एक वीडियो दिखाऊंगा जो सीरिया में है। ये जैसे हमारे देश में रहट होते थे ना, जैसे बैल चलाता था कुएं में से रहट, ये बिना किसी पावर के ऑटोमेटिक चलता है। देख रहे हैं, ये बांध है, ये डैम है, यहाँ पे पानी आपने इकट्ठा कर दिया और यहां से पानी को छोड़ेंगे सिर्फ। तो पानी जब प्रेशर से जाएगा तो इस पहिए को धकेलेगा, क्योंकि इसमें फिन जैसे बने हुए हैं, ये फिन जैसे बने हुए हैं। इन फिन पे धक्का मारेगा तो ये पहिया घूमने लगेगा। और ये जो फिन जैसे हैं, वास्तव में छोटे छोटे डब्बे हैं, है ना। तो इनके अंदर जब ये पानी के नीचे जाएगा, ऐसा घूमेगा तो अपने अंदर पानी भर लेगा। और जब ऊपर जाएगा तो यहां पहुंचने के बाद, यहां टॉप में पहुंचने के बाद, यहाँ पे
यहाँ से पानी को यहाँ पे गिरा देगा इस एक्वेडक्ट के अंदर, और ये एक्वेडक्ट से पानी फिर शहर में चला जाएगा। तो गजब की स्किल थी, कोई बिजली की जरूरत नहीं, कोई इसमें कोई आदमी या पशु या जानवर को लगा के घुमाने की जरूरत नहीं, पानी के प्रेशर से ही पानी अपने आप चढ़ रहा, पानी अपने फ्लो में जा रहा है। और ये आज भी आपको होम्स होम्स डैम्स के नाम से फेमस है सीरिया के अंदर। इसको इसका इस बैरेज को या इस डैम को क्वातिना डैम या क्वातिना बैरेज भी कहा जाता है, इसके नाम से इसको पुकार जाता है। लोग यहाँ पे आज भी जाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ कैसे ये डैम आज भी चल रहा है, आप देख के बड़ी अजब की चीज है। Rzeka Orantes i koła z czasów rzymskich podnoszące wodę na akwedukty, na poziom akweduktów i dalej przenoszone akweduktami. अब देखिए आप इसको कैसे इसमें से पानी निकलता है। ये छोटे छोटे डब्बे हैं इसके अंदर, ये डब्बे, और ये डब्बे इस तरह से बनाए हैं कि ये नीचे से ऊपर जाएगा पानी नहीं गिरेगा। जब तक ये ऊपर बिल्कुल नहीं पहुंच जाएगा तब तक इसमें से पानी नहीं गिरेगा। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर भर जाता है। ये देखिए आप, यहां इस तरह से पानी गिरता है। तो ये बहुत ही गजब की चीज थी, मैंने आपको दिखाया। देखो 1000-2000 साल हो गए इसको, कोई इसको देख नहीं रहा, भाल नहीं रहा, और ये आज भी चल रहे हैं। हालांकि इसको अब पानी के लिए प्रयोग नहीं कर रहे कि भैया इसको पानी पंप करने के लिए यूज किया जा रहा हो, पर ये शहर में है और ये आज भी चल रहा है, लोग इसको देखने आते हैं। तो ये एक बड़ी चीज यहाँ पे मैंने आपको, ये जो है बड़े बड़े ये, और एक नहीं थे, करीब 17-18 थे, ये एक ही डैम के ऊपर बनाए गए थे जगह जगह पे। इसको नोरारिस बोला जाता था, नोरिया भी बोलते हैं, वाटर व्हील या नोरिया, ठीक है। तो ये आपको दिखाया मैंने। और ये आज जो डैम है वो आज भी, ये डैम यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको पहले इसको बोला गया कि भैया एक ये इजिप्शियन राजा था, सेठी नाम का, सेठी राजा जो था उसने इसको बनाया। हमारे देश में सेठी वाले सेठी नहीं है, इजिप्ट का एक रूलर था, एक फेरो था, उसको सेठी नाम से बोला गया। 1319 बीसी से लेकर 1304 बीसी के बीच में उसने राज किया और उसने ये स्ट्रक्चर को बनाया बोला गया, पर वास्तव में ये क्लियर नहीं है कि रोमन्स ने ही इस डैम को बनाया था। उस एम्परर का नाम भी लिखा है, डियोक्लेंटाइन डियोक्लेंटाइन ने इसको बनाया। और बड़े गजब की चीज है जो आज तक चल रही है, और ये रिजर्व आज भी है, ये डैम जो है आज भी वहां पे है। रोमन्स ने सबसे पहला बटरेस डैम, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कई तरीके के डैम होते हैं, ग्रेविटी, आर्क, बटरेस, तो उसमें से जो बटरेस डैम है वो सबसे पहला भी ये रोमन्स ने ही बनाया था। और यही नहीं, ये जितने भी हम देखते हैं डैम आज, जितने भी ग्रेविटी या आर्क डैम या जितने भी हम देखते हैं, सबको बनाया रोमन्स ने है। तो उन जमाने की इंजीनियरिंग स्किल कितनी अच्छी रही होगी 2000 साल पहले, यानी उससे भी पहले रोमन एम्पायर तो शुरू हो गया था, तो उसको हम देख सकते हैं। तो और जितने भी ये जो आइबेरियन पेनिनसुला एक जगह है स्पेन में, एक पेनिनसुला है, पेनिनसुला किसे बोलते हैं, वो जमीन का भूभाग जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे हमारा भारत जो है नीचे 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल और नीचे हिंद महासागर, तो वो भी एक पेनिनसुला है। तो आइबेरियन पेनिनसुला ये है, देखिए, है ना, ये स्पेन और पोर्चुगाल इस वाले एरिया को आइबेरियन पेनिनसुला कह देते हैं, इस जमीन को पेनिनसुला कहते हैं। तो स्पेन के अंदर, क्योंकि रोमन्स ने स्पेन के ऊपर बहुत दिनों तक राज किया, फ्रांस पे, स्पेन पे, इस एरिया में राज किया, तो ये जो एरिया था इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। और जितने भी आर्क ग्रेविटी डैम है, आर्क डैम है, बटरेस डैम है, मल्टीपल बटरेस डैम है, ये सब तरीके के डैम्स जो थे रोमन्स ने अपने जमाने में बनाए। तो एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग स्किल थी इन लोगों के पास, है ना। ऐसे ही नहीं, इन्होंने इतने साल तक राज किया। और एक चीज और बड़ी मजेदार रोमन्स ने जो बनाई, है ना, डैम तो सब बना ही रहे थे, इन्होंने भी बनाया और तरीके तरीके के बनाए, पर
एक सोच ये, अब हमें लगेगा कि ये तो कौन सी बड़ी बात थी जो इन्होंने ऐसा करा, पर उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने डैम को ब्रिज की तरह भी प्रयोग किया, है ना, नीचे डैम बनाया और उसके ऊपर ब्रिज, जैसे उसको इधर से उधर जाने के लिए ब्रिज की तरह उसको प्रयोग करा। तो ये हमारे लिए आज लग रहा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। पर देखिए 2000 साल पहले से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि डैम बना के उसके ऊपर से हम ब्रिज भी बना सकते हैं, है ना। बहुत आविष्कार होने के बाद लगता है कुछ भी नहीं है, पर आविष्कार जब तक नहीं हुआ, जिसने भी सोचा, देखिए आज हम उसको याद कर रहे हैं। तो एक ईरान में ब्रिज ऑफ वलेरियन नाम का एक ब्रिज है, इसके कुछ अवशेष हैं जो नीचे से देखिए, ये है बटरस डैम भी है, ग्रेविटी डैम भी है, क्योंकि वजन है इसमें, इसमें बटरस भी बने हुए हैं, तो ये जैसे इसको रोकने के लिए टेढ़ा सलोप दिया हुआ है, तो ये बटरस डैम भी है। तो ये एक, ये इसको इसको एक नाम से पता चल जाता है इसको, बंद बंद एक कैसर। कैसर किसको बोलते थे, जैसे हमारे देश में जो प्रधानमंत्री, उसको प्रधानमंत्री बोल देते हैं, ना। अगर हम इजिप्ट के इतिहास को देखेंगे तो वहां के राजा को हम क्या कहेंगे, फेरो कहते हैं, है ना। जो रोम के राजा होते थे उनको सीजर कहा जाता था, यानी हिंदी में कैसर कह देते थे, है ना, हिंदी में कैसर, इंग्लिश में सीजर। तो इसको नाम दिया गया बंद ए कैसर। ये ईरान का बांध है, ईरान में एक बांध है जिसका नाम है बांध ए कैसर, यानी कैसर का ब्रिज। और उसके ये अवशेष हमको यहाँ पे मिलते हैं। देखिए ये ऊपर से ब्रिज का काम करता था और नीचे बांध था, है ना। और ये बहुत, इसको इसको बनाने के लिए उन्होंने जो वहीं के जो लड़ाई में जो लेबर्स पकड़े थे, जो सोल्जर्स पकड़े थे, उन्हीं की मदद से इसको बनाया गया है। और इसको आज ये इसके अवशेष ही हमारे पास बचे हैं, और इसको नाम, कई नामों से इसको बना गया। तो पोल ए कैसर भी कहते हैं, बंदे कैसर भी कहते हैं, कैसर का ब्रिज भी कहते हैं, और ब्रिज ऑफ वलेरियन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह जो है वलेरियन है। खैर, रोमन्स ने और एक तरीके का पहला जो आर्क डैम बनाया। मैंने आपको बताया रोमन्स ने हर तरीके के डैम्स बनाए। जो पहला उन्होंने बनाया, क्यों उन्होंने फ्रांस में बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया रोमन्स ने, इटली ने उस जमाने में जर्मनी, फ्रांस और इधर स्पेन, पोर्टुगाल, ये पूरा रोमन एम्पायर था। तो रोमन एम्पायर बहुत जबरदस्त एम्पायर था अपने जमाने में, एक महाशक्ति था। तो रोम ने उस जमाने में जो पहला ये डैम भी यहाँ पे बनाया, फ्रांस के शहर में, ये जो गालिया नॉर्बोपोलिस नॉर्बनेसिस नाम का ये जगह है, रोमन प्रोविंस जो फ्रांस में थी, उसको फर्स्ट सेंचुरी में इस बांध को बनाया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बांध जो है सी शेप का है, यानी आर्क डैम है ये। यहाँ पे पानी को रोका और शहर जो नीचे था वहां तक पानी पहुंचाया गया। तो रोमन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी। अब हम थोड़ा सा सारी दुनिया घूम लिए, अब थोड़ा अपने देश में भी आ जाते हैं। हमारा देश भी पीछे नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोहनजोदाड़ो का जो कुछ धोलावीरा की जगह मैंने आपको दिखाया था, करीब 16 डैम का वहां पे हमको छोटे छोटे बांध और जलाशयों का, पानी के रिजर्वर्स का हमारे को पता चलता है। पर वो एक बहुत प्री हिस्टोरिक चीज हो गई। प्री हिस्टोरिक तो नहीं कहेंगे, मतलब एक बहुत पुरानी चीज हो गई। पर आज के जमाने में जो आज भी यूज हो रहे हैं, हम ऐसे बांधों को देखेंगे। तो कलनाई एक बांध है तमिलनाडु में, ये आपके सामने है। ये बहुत ही पुराना है? इसको देखिए, इसको पत्थर को काट काट के, पत्थरों को ला के यहाँ पे रखा गया है। उसको सीमेंट से, जो भी उस जमाने का चिपकाने का प्लस्तर होता था, उससे इसको बनाया गया और ये आज तक चल रहा है। हालांकि ये डैम उसी जमाने का नहीं है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि ये बांध की जो हाइट जो है वो कम है, और उन्होंने कहा कि इस बांध की अगर हम हाइट बढ़ा दें तो हमें पानी और मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स ने इसको ऑल्ट्रेशन किया। तो कई जगह ऑल्ट्रेशन होने के बाद आज की स्थिति में है। पर ये जो सोच थी और जो जगह थी और जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो नीचे का है, वो उसी जमाने का है, जो कि 100 ईस्वी पूर्व से लेके 100 ईस्वी ईसा के बाद, है ना, बीसी से लेके एडी के बीच में, करीब ये 200 साल का टाइम है। इस बीच में इसको माना गया, ये बनाया गया। और ये चोला राजा करिकलन ने बनाया था। इसको एक और ग्रैंड एनिकट ब्रिज भी बोलते हैं, ग्रैंड एनिकट। तो ये बहुत पुराना है, तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर इसको बनाया गया था। और ये कौन सा डैम है, यूज के हिसाब से हम इसको कहेंगे डायवर्जनरी डैम है। जैसे मैंने आपको बताया था, डैम जो है अपने पर्पस के लिए, किस मकसद से बनाया गया, उसके हिसाब से भी इनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। तो ये एक डायवर्जनरी डैम है, ठीक है। ये हमारे कलिकरण राजा जी थे।
जो चोला एम्पायर के सबसे जबरदस्त राजाओं में से एक है। चोला एम्पायर, आपको मैं बता दूं, अपने समय का एक बहुत ही पावरफुल राज्य हुआ था, और बहुत लंबे समय तक, करीब 300 साल तक इनका राज रहा है। एक बहुत लंबी डायनेस्टीज का जो अगर राज की हम बात करते हैं तो उसमें चोला डायनेस्टी का भी नाम आ जाता है। और ये करिकलन ने इस चोला डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा बहुत मशहूर राजा हुआ है, उसने इस डैम को बनाया गया था है। और ये देखिए चोला एम्पायर जो था अपने जमाने में, जो 3 सेंचुरी तक चला, ये जो पिंक वाला हिस्से में देख रहे हैं आप, श्रीलंका भी उसके अंदर आ जाता है। तो श्रीलंका भी किसी जमाने में हमारा अपना हिस्सा था, चोला एम्पायर के अंडर था। और ये जो ग्रीन हिस्सा है ये पूरा इसके इन्फ्लुएंस में था, मतलब ये पूरा इनके ऊपर इसका दबदबा था। ये इनका राज्य यहां नहीं था, पर इनका इन्फ्लुएंस था यहाँ पे इन्फ्लुएंस का प्रभावित क्षेत्र था। और ये जो लाल वाली निशान है, इससे आप देख सकते हैं इनका व्यापार कहां तक था। इसका मतलब इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। चाइना जापान तक इनका व्यापार था है पूरे इस एरिया में। इसलिए आपको मैं कई बार बताया भी है, जो ये हमारा कंबोडिया और इस वाले इलाके में आपको बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी कल्चर का मिक्स दिखाई देगा। थाईलैंड में, इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा ये इंडियन कल्चर बहुत दिखाई देता है, क्योंकि इस समय में बहुत मिक्स हुआ है हमारा देश इनके साथ। तो ये कावेरी नदी पे बनाया हुआ ये ब्रिज था, चोला एम्पायर ने बनाया था। और 19th सेंचुरी के आसपास इनका ये जो 13वीं शताब्दी तक इनका प्रभुत्व चलता रहा। 9वीं शताब्दी के अंत में से लेकर 13वीं शताब्दी के शुरू तक, यानी करिए ये 300 साल का इनका राज्य रहा चोला एम्पायर का। और ये आज की पूरी दुनिया में जितने भी पुराने ब्रिज हैं उसमें चौथा नंबर का ब्रिज है ये है। चौथे नंबर का ब्रिज। आप कहेंगे सबसे पुराना कौन सा हुआ, फिर वो भी दिखाता हूं आपको। तो चौथे नंबर का सबसे पुराना ब्रिज है ये, डाइवर्जनरी डैम था और आज भी यूज होता है। देखिए इसका थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूं। और इसमें देखने की बात मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे पानी को इकट्ठा करके आप देखना कितनी जगह से डाइवर्ट कर सकते हैं इस ब्रिज में से, इस डैम में से कितनी अलग अलग कैनाल्स में पानी को अलग दिशाओं में भेजा जा सकता है। ये बड़ी सोचने की बात है, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा मार्वल है। ये हमारी कावेरी नदी आ गई, एक आपका इधर को डाइवर्ट हो गया, एक इधर को डाइवर्ट हो गया, एक उधर डाइवर्ट हो सकता है ना। आप देखना कितनी जगह डाइवर्ट कर रखा है इस ब्रिज को, इस डैम को। हर दिशा में है, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, है ना। अलग अलग दिशाओं में पानी को डाइवर्ट किया है। देखिए उधर चला गया है। तो ये इसको ग्रैंड एनीकट डैम भी कहा जाता है, कल्लानाई का डैम भी कहा जाता है। और ये बहुत सोच समझ के बनाया हुआ एक डैम है, जो कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला सिस्टम था। अब एक बहुत पुराना डैम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये करीब 1000 साल पुराना डैम है हमारे देश में, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका स्टेट में है। इसे रामानुजा का डैम भी कहा जाता है, या थोन्नूर लेक के ऊपर बना हुआ डैम भी इसको कहा जा सकता है। ये एक सेंट था रामानुजा नाम का, है ना, उसने इसको बनाया गया। और कमाल की बात है कि 1000 साल से ऊपर इसको हो गए हैं, आज तक ये झील कभी सूखी नहीं है ना। क्योंकि बड़ी अचंभे वाली बात है कि ये झील आज तक डूबी नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि इंडिया का सबसे पुराना डैम है ये, करीब 1000 साल है। इसको मोती तालाब नाम से भी कहा गया। मुगल एम्परर, एक सुपेसलार था, बड़ा जनरल था, वो जब यहाँ गया तो उसने इस तालाब का नाम मोती तालाब रख दिया, क्योंकि पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है इसका। अभी आपको थोड़ा हरा हरा सा दिख रहा है, और अगर आप वहां नजदीक जाएंगे पानी बिल्कुल साफ पानी है इसका। और ये होयसाला एम्पायर, अब आप कहेंगे होयसाला एम्पायर कौन सा था, तो होयसाला एम्पायर जो था साउथ का, जैसे चोला एम्पायर नीचे हो गया, चोला से ऊपर कर्नाटका में, तमिलनाडु का इधर जो हो गया वो तो चोला एम्पायर था। और उसी के साथ जब चोला एम्पायर करीब डाउनफॉल में था, तो होयसाला एम्पायर अपने राइज पे था।
है ना। थोड़ा सा हिस्ट्री भी हमें समझते हुए चलना चाहिए। होयसला, देखिए तमिलनाडु का ये एरिया जो था, ये पूरा पहले हम देख रहे हैं चोला एम्पायर था यहाँ तक, है ना। अब ये होयसाला एम्पायर बीच में उठा है, और इसने तमिलनाडु का कुछ एरिया और ये सब इसने लेना शुरू किया। इनका सबसे बड़ा एम्पायर जो था, सबसे जो महान राजा हुआ, वो था विष्णुवर्धन है। विष्णुवर्धना जो राजा था, वो इसका होयसाला एम्पायर का एक बहुत पावरफुल राजा हुआ। और इसने इनका इनकी खासियत क्या रही है, ये भी एक थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको होयसाला एम्पायर की, कि इनके जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर गजब का आर्किटेक्चर है। जो तमिलनाडु, आपको आंध्रा में या कर्नाटका में जो बड़े बड़े टेम्पल्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे, है ना, जो बिल्डिंग्स, जो उनका मॉन्यूमेंट्स है, वो बहुत ही गजब की है मूर्तिकारी में और इन चीजों में। ये होयसाला एम्पायर बड़ा फेमस रहा है। खैर, अब हम थोड़ा सा अपने वर्तमान में भी आ जाते हैं। तो ये टेरी डैम हमारे सामने की बनी हुई चीज है, या हम बहुत सारे लोग इसको, जब पानी भर रहे थे, इस रिजर्व में पानी आना शुरू हुआ था और इसमें पानी इकट्ठा शुरू होना हुआ था, और ओल्ड टेहरी जो शहर था, जो टेहरी का ओरिजिनल शहर था, जिसको राजा ने बनाया था किसी जमाने में, वो कहते हैं कि वो गंगोत्री की तरफ जा रहा था, घूमने जा रहा था राजा, तो उसको मिला कि भाई तू अपनी राजधानी यहीं बना ले, तो उसने जी वहीं पे एक शहर बना दिया, और उसका किला भी था, मंदिर था, वॉच टावर थी, बाद में ब्रिटिश के जमाने में, तो बहुत सारी चीज थी यहाँ पे। एक बड़ा शहर था, बहुत पुराना शहर था, ऐतिहासिक शहर था। उस शहर को पानी में, वो पूरा शहर इस जलाशय के अंदर है अभी, है ना, वो डूब चुका है। और वही एक टेरी डैम नहीं, यहाँ पे बहुत सारे और भी बहुत सारे गांव थे जो पानी के नीचे आ गए, है ना। और ये इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, 261 मीटर ऊंचा डैम है। इसके बाद भाखड़ा नंगल डैम का नंबर आ जाता है, पर वो जो है सीमेंट का बना हुआ डैम है। और ये डैम जो है, इसमें आप देख रहे हैं, ये एम्बैंकमेंट डैम है। एम्बैंकमेंट डैम मैंने आपको बताया था, जहां पे मलबे को इकट्ठे करके बनाया जाए। और ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा पानी है, करीब 42 किलोमीटर तक ये पानी है, 42 किलोमीटर। और इसकी जो ये पानी का जो स्केल है, करीब 825 से 840 मीटर तक पानी रहता है इसके अंदर। तो आप लगा सकते हैं इसके अंदर कितना पानी है। और ये करीब 2 किलोमीटर तो इसकी विड्थ है, यहां से अगर आप देखें, विड्थ 2 किलोमीटर चौड़ा है बीच में, और 42 किलोमीटर चौड़ा लंबा है, तो कितना पानी इसके अंदर है। अगर ये टूट गया तो क्या होगा, हाँ कह रहे हैं, तो बात बोलनी भी नहीं चाहिए कि टूट जाए, तो ये सुरक्षित रहे तो बहुत अच्छी बात है। और इसका जो बेस है, बेस नीचे का, जो ये मलबा डाल के इसको इकट्ठा करना किया, ये 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा है। यहां से लगा लीजिए 1 किलोमीटर कितना होता है, उतने बड़े एरिया में ऐसे मट्टी डाल के ऊपर इकट्ठा करना 261 मीटर तक है, तो बहुत जबरदस्त काम है। अब आप कहेंगे साहब इतना मलबा आया कहां से, ये उसमें डालने के लिए कहां से लाए इतना सब, ये सब। तो ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना साइड में, ये अंदर से टनल्स हैं इसके अंदर। इसका जो बिजली बनाने का संयंत्र है, सारा इस पहाड़ के अंदर है, इस पहाड़ के अंदर, इस वाले पहाड़ के अंदर। तो इसके अंदर सुरंगें ही सुरंगें हैं, अगर आपको इसमें हम छोड़ दें आप खो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सी सुरंग कहाँ जा रही है। तो इस सुरंग में से पानी छोड़ा जाता है, और उसके अंदर ही टरबाइन लगी हुई है, पानी अंदर ही अंदर निकल के आगे जाके फिर बड़ी तेजी से निकलता है। तो सब कुछ अंदर ही अंदर है, और ये रिक्टर स्केल में, जबकि ये बहुत अर्थक्वेक प्रोन एरिया में है ना। आप कहेंगे साहब उत्तराखंड में तो इतना भूकंप आता है, अभी उत्तरकाशी में भूकंप आया था, सारे घर भर डूब गए थे, टूट गए थे। तो ये ऐसी जगह पे क्यों बनाया गया, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बात है कि भाई ऐसी जगह पे डैम क्यों बनाया गया। पर इस डैम की खासियत ये है कि ये डैम करीब 8 से 9 रिक्टर स्केल में, यानी 9 का भूकंप बहुत बड़ा होता है, 8-9 तक के भूकंप से इसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो एक बहुत जबरदस्त डैम है टेरी डैम। आप देख रहे हैं एक गाड़ी यहां खड़ी है, पर वो कितनी छोटी सी दिखाई दे रही है आपको, तो आप उससे लगा सकते हैं कितना चौड़ा है ये। और इसके नीचे जाने के लिए रोड है, जो डैम वाले ही प्रयोग करते हैं, आपको नीचे जाने नहीं देंगे। अगर आप कभी जाना चाहते हैं घूमने, तो आपको घूमने के लिए यहाँ से ये पानी के अंदर घूमने के लिए जा सकते हो, बोटिंग होती है, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, आप घूमने जा सकते हैं। और आपको वहां पे ना, या और भी जितने भी डैम होंगे, वहां पे आपको कुछ एक इस तरह की एक प्लेट जैसी दिखाई देगी। ये प्लेट क्या चीज है, ये आपको मैं बता देना चाह रहा था, कि हर डैम में, हर रिजर्वर के अंदर एक ऐसा आपको फनल जैसा दिखाई देगा। इस फनल का काम क्या है कि जब डैम का लेवल, आपको इस डैम की एक पर्टिकुलर लिमिट तक, इसकी हाइट तक पानी आ सकता है, उसके ऊपर जाने से डैम को खतरा हो जाएगा। और उस होने से यहाँ पे जो गेट्स लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं पीले पीले,
ये पीली पीली मोटरें हैं, यहाँ से गेट को हम खोल देंगे तो पानी बहना शुरू हो जाएगा, नीचे से एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। बाय द वे, कभी ऐसा हो जाए कि ये मोटरें काम करना बंद कर दें और कोई पानी इसको खोलना मुश्किल हो जाए, कुछ अटक गया, ये मोटरें नहीं काम कर रही, तो एक सेफ्टी के लिए ये प्रिकॉशनरी फनल यहाँ पे बना दी जाती है, जिसमें कि जैसे ही पानी इस फनल से ऊपर जाएगा, ये पानी ऑटोमेटिक, जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ना, ज्यादा गैस होगी तो वो फूट जाएगी, उसी तरह से जैसे ही पानी इस लेवल से ऊपर जाएगा, इसका मतलब डैम का गेट नहीं खुल पा रहा है, तो पानी इसके अंदर से जाके और सेफली नीचे से निकल जाएगा, दूसरी तरफ पार हो जाएगा। इसके नीचे पूरी सुरंग बनी हुई है, इस पार से उस पार पानी चला जाएगा। तो ये एक सेफ्टी का है, हर डैम में इसको लगाया जाता है। ये आपको जानकारी के लिए मैंने दिखाया। अब हम चलते हैं भाखड़ा नंगल डैम, जो हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा जवाहरलाल नेहरू जी का बनाया हुआ डैम है, उस जमाने का डैम है ना, जिनको बोला था नेहरू जी ने कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ आवर कंट्री है, टेम्पल मंदिर है हमारे देशों के, कि जिस देश के पास डैम्स होंगे वो तरक्की करेगा, बिजली बनाएगा। तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सोच थी उस जमाने की नेहरू जी की, जिन्होंने इस डैम को किया, जबकि हमारा देश उस टाइम आजाद हुआ ही था, है ना, उसी आजादी के 1 साल के बाद से ही ये परियोजना शुरू हो गई थी। और ये इंडिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स में से एक है। और सबसे, अब आप कहेंगे साहब देखिए मैंने आपको दिखाया टेहरी डैम की हाइट, मैंने आपको बताई टेहरी डैम की हाइट थी 261 मीटर, है ना, 261 मीटर है, और ये भाखड़ा नंगल डैम की है 226 मीटर है। पर सीमेंट वाले डैम में सबसे ऊंचा डैम इंडिया के अंदर ये ग्रेविटी डैम है। वो एम्बैंकमेंट डैम था कि मट्टी को इकट्ठा कर करके बनाया गया था। तो ये जो सीमेंट वाला डैम है, जो ग्रेविटी डैम है, ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम ग्रेविटी डैम में से ये है? और पूरे एशिया में 2nd नंबर का डैम है ये बनावट के हिसाब से है। अब तो खैर वो भी बन गया है हमारा सरदार सरोवर। और इसके पीछे जो झील है, ये जनरल नॉलेज की बात मैं आपको दिखा रहा हूं, जो इसका रिजर्वर है, उस रिजर्वर को, भाखड़ा नंगल डैम के रिजर्वर को पूछा जाए कि भाई उस रिजर्वर का नाम क्या है, तो आपको मैं बता दूं, उसको नाम है गोविंद सागर लेक। एक जानकारी है, यहाँ जानना चाहिए हम लोगों को। तो हम हर बार बोलते हैं उसे भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल। भाखड़ा और नंगल दोनों अलग अलग डैम है, पर एक ही नदी परियोजना में है, इसलिए उनको हम एक साथ बोल देते हैं भाखड़ा नंगल। भाखड़ा से पानी निकला तो फिर नांगल में रुकता है ना। अगर भाखड़ा टूट भी जाए तो नांगल उसको रोकेगा। तो ये सेफ्टी का भी काम कर रहा है, दूसरा एक पानी को 2 बार यूज कर रहे हैं, है ना, उसके बाद भी एक बार और उसको छोटा एक और बांध है, वहां भी उसको यूज करते हैं। और सबसे बड़ा अगर रिजर्वर की बात करी जाए तो वह है इंदिरा सागर डैम, जो कि यहाँ पे है, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया है। रिजर्वर की बात हो रही है तो एक मैंने कहा आपको बता ही दें, सबसे बड़ा रिजर्वर कौन सा है हमारे देश का, तो सबसे बड़ा सरदार ये इंदिरा सागर डैम है, जो कि नर्मदा नदी पे है। पर ये वो सरदार सरोवर वाला नहीं है, ये दूसरा है। ये नर्मदा नगर के ऊपर ही बनाया हुआ खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक डैम ये है, जिसको इंदिरा सागर डैम के नाम से बोला। और ये जो इसका रिजर्वर है, इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्वर है। और बड़ी अजीब बात है, देखिए ना, कि कैसे पानी तो हमने रोक दिया, आगे नदी पूरी सूखी पड़ी है। इसके प्रभाव क्या होते हैं, कि इसका क्या क्या नुकसान है, वो हम देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ फायदे और उसके बनावट को, उसकी बड़ाई, कितना बड़ा कितना छोटा, हम इस बातों पे अभी ध्यान दे रहे हैं। तो भाखड़ा नंगल डैम का थोड़ा सा मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि एक जानकारी के लिए आपको सिर्फ की देख लीजिए आप। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिक हिंदी में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के सबसे मशहूर बांध भाखड़ा नांगल बांध की। भाखड़ा नांगल बांध भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। इस बांध से जहां 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सब्सक्राइब करें हिस्टोरिक हिंदी यूट्यूब चैनल को। सॉरी, माफ करना, जो मैं आपको इसलिए रोका बीच में, क्योंकि एक जो इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि राजस्थान में होके जाती है, अगर वो नहर ना होती तो वो भाखड़ा बांध से ही जो रिजर्व का पानी जो हमारा जाता है, उसको डाइवर्ट करते हैं हम इंदिरा गांधी कैनाल में। और ये पाकिस्तान का जो एरिया बॉर्डर के साथ साथ होते हुए इंडिया की तरफ ही, जो पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, उस एरिया में बीकानेर और जो पूरा डेजर्ट का एरिया है, उसमें सिंचाई का कारण, तो लाइफ लाइन है राजस्थान के उस वाले एरिया की।
और हमारे हरियाणा पंजाब को पूरा पानी देता हुआ लास्ट में राजस्थान में जाता। तो बहुत बड़ी एक कैनाल है, तो इसको आप देखिए। नांगल बांध भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। इस बांध से जहां 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले खेतों की सिंचाई भी की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको भाखड़ा नांगल बांध से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर ये टूट गया तो कितनी तबाही मच सकती है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और ये 1963 में पूरा हुआ। सन 1970 में ये पूरी तरह काम करने लगा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को इस बांध का उद्घाटन किया था और इसे देश का नया मंदिर बताया था। भाखड़ा और नांगल बांध असल में दो अलग अलग बांध हैं, पर एक ही परियोजना का हिस्सा हैं। ये दोनों बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बने हुए हैं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव में सतलुज नदी पर बनाया गया है और नांगल बांध इससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पंजाब के नांगल में बनाया गया है। भाखड़ा बांध नांगल बांध से ऊंचाई पर बना है और इसका सारा पानी नांगल बांध से होते हुए ही जाता है। नांगल बांध भाखड़ा बांध से आने वाले तेज बहाव को कम करता है। अगर किसी कारण भाखड़ा बांध को कोई नुकसान पहुंच जाए तो नांगल बांध पानी के भंडार को रोक सकता है और किसी भी नुकसान से बचा सकता है। भाखड़ा बांध 226 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवार की लंबाई 520 मीटर और दीवार की मोटाई 9.1 मीटर है। यह टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इस बांध को बनाने में उस समय 245 करोड़ और 28 लाख रुपए का खर्च आया था। इसके इर्द गिर्द इतना कंक्रीट लगा था कि संसार की सभी सड़कों को दोबारा बनाया जा सकता है। भाखड़ा बांध जिस झील के पानी को तो ये भाखड़ा डैम की थोड़ी सी जानकारी है, और इसके बाद वो टूटने का क्या होगा वो हम उसकी बात ही नहीं करते। हम कल्पना भी नहीं करना चाहते कि टूटने के क्या नुकसान होगा, पर नुकसान होगा, बहुत भयंकर नुकसान होगा। खैर, उसके बाद अब हमारे पास यह आ जाता है सरदार सरोवर डैम। हमारे धर्मेश्वरी मैडम, आप कुछ हम आज चाहेंगे कि आप कुछ बताएं इसके बारे में। सरदार पटेल ने और साथ मिलके उन्होंने देश के सारे जो वाटर रिसोर्सेज थे उनको स्टडी किए एंड फाइनली दे केम आउट विद द सॉल्यूशन के इंडिया में जितने भी रिवर्स है उनके ऊपर डैम्स बनाए जाए और कंट्री की जो वाटर रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। तो सरदार पटेल उस टाइम पे गुजरात ये नर्मदा नदी पर डैम्स का प्रोजेक्ट लेके उनके पास गए थे और जिसमें से एक था दैट इज सरदार सरोवर डैम। और वो डैम में इतना बड़ा बनने जा रहा था, इट इज अ ग्रेविटी डैम, और वो इतना बड़ा बनने जा रहा था कि जिसमें कई बिलियन डॉलर्स कंट्री को स्पेंड करने थे। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बहुत ही सोचना पड़ा था कि क्या वो इंडिया का मनी रिसोर्सेज एक डैम के पीछे इतना बड़ा जो बहुत ही अमाउंट में जा रहा है क्या वो स्पेंड कर सकते हैं। तो ग्रेटली बहुत ही डिटेल में स्टडी करने के बाद फाइनली पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि हाँ, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो इतना अमाउंट में मनी रिसोर्सेज स्पेंड कंट्री के लिए स्पेंड करेंगे एंड ही इज गोइंग टू बिल्ड दिस डैम, क्योंकि उस डैम से 4 मेजर स्टेट ऑफ इंडिया को फायदा होने वाला था, दैट इज गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। और उसे और जो प्रॉब्लम्स हमारी मेजर प्रॉब्लम्स जो वाटर रिसोर्सेज की आ रही थी दैट इज इन टर्म्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। और इससे जो फायदा 4 मेजर स्टेट दैट इज गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र जिसको फायदा होने वाला था वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये प्रॉब्लम काफी सारी सॉल्व होने वाली थी। इसलिए फाइनली पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही शुड टेक द डिसीजन दैट ही इज गोइंग टू स्पेंड द so much money source to build behind this dam। और फाइनली एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने ये डिसीजन ले लिया और आफ्टर इन 19 और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑन 5 अप्रैल 1961 को उसका फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन रखा था और इस डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ गई।
इन 1979 में क्या हुआ कि इन 1969 में मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र जो स्टेट थे ना, उनके बीच में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस अमाउंट में होगा। मध्य प्रदेश का कहना ये था कि बिकॉज द 65% ऑफ द रिवर ऑफ द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द मध्य प्रदेश स्टेट, तो मध्य प्रदेश को ज्यादा मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। तो ऐसे फिर इन 79 में फिर उसका वर्डिक्ट आया और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ के गुजरात को 32% मिल रहा है, मध्य प्रदेश को 65% मिल रहा है, राजस्थान एंड महाराष्ट्र को 3% मिल रहा है। वो फिर स्टार्ट हुआ तो अगेन इन 1985 में वापस से हमारे इंडिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो इसे मीरा पाटकर जी ने लीड किया था। और उनका कहना ये था कि जो उसके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हो रहा है वो ठीक से हो नहीं रहा है और ये डैम का कंस्ट्रक्शन टोटली बंद कर देना चाहिए। और बहुत सारे इंडियन पीपल ने भी उनको सपोर्ट किया था, जिसमें से बाबा आमटे जी भी थे, अरुंधति रॉय भी थी जिन्होंने लीड किया था ये आंदोलन। और उसकी लेटर ऑन आमिर खान भी जो थे उन्होंने भी उनको भी लगा था कि हाँ ये यहाँ जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो रहा है। और कहीं पर ये सही भी है, क्योंकि अगर हम रिहेबिलिटेशन करते हैं तो हम किसी फार्मर की लैंड ले रहे हैं, और जब एग्रीकल्चर लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी डिफरेंट होती है हर एक लैंड की। तो जिस फार्मर की जिस लेवल के फर्टिलिटी की लैंड होती है, बिल्कुल उसी लेवल की फर्टिलिटी की लैंड उस फार्मर को दे देनी चाहिए। अगर उसको नहीं मिलती तो ये रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस वो सही ढंग का नहीं माना जाएगा, बिकॉज उसकी जनरेशन का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस काफी डाउन होने जा रहा है। और वो आंदोलन इतना ज्यादा हुआ ना कि इन 1993 द वर्ल्ड बैंक को लगा कि वो जो लोन इंडिया को ये डैम बनाने के लिए दे रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, एंड दे स्टॉप दैट लोन। तो इंडिया को लोन मिलनी बंद हुई कि वापस से कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अगेन इंडिया केम आउट विद अ सॉल्यूशन, नो नो इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड अप दिस डैम, और वापस से वो शुरू हुआ डैम। एंड इन 2007 बताया गया कि ये डैम इज कंस्ट्रक्टेड कंप्लीट, उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। वापस से हुआ कि उसकी हाइट कुछ बढ़ाई जाए, वो सरोवर जो सरदार सरोवर जो बनने जा रहा है उसकी उसकी साइज भी कुछ बढ़ाई जाए, क्योंकि उससे और फायदा हो सकता है। तो वहां पर कुछ डिस्प्यूट हुआ एंड अल्टीमेटली इन 2017 वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इस डैम को कंप्लीट किया, डिक्लेयर किया कि नाउ इट इज कंप्लीटेड एंड ही इनॉग्रेटेड ऑन हिज 67th बर्थडे। और ऐसे करके ये डैम जो है वो इंडिया का बहुत ही आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन के खड़ा हुआ है, बट इसको बनने में काफी सारा टाइम लग गया है। बट देन ऑल्सो इट इज अ वेरी वन ऑफ द वेरी यूजफुल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। सो ये डैम बहुत ही मैं उसका वीडियो दिखाऊं, आप मुझे स्क्रीन शेयर देंगे? हाँ मैं देता हूँ आपको, एक मिनट। स्क्रीन हाँ अब आप कर सकती हैं। मुझे पहले स्टॉप शेयर करना पड़ेगा क्या? आप करके देखो, आपका आ जाएगा, ओवरलैप होगा कि नहीं? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? आपको स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ मैं स्टॉप कर देता हूँ। मेरा दिख रहा है सर कि... हाँ दिख रहा है। ओके। पर वो भी हाँ आप
थैंक यू मैडम, थैंक यू बहुत बहुत। तो मैडम ने बड़े अच्छे से बताया, जो मैं बताना चाह रहा था वो लगभग पूरा पॉइंट मैडम ने कवर किया, बहुत अच्छी स्टडी करी है। तो इस डैम के अंदर एक चीज और हम देखते हैं, ये डैम जो है, अब मैडम ने बता दिया कि कंक्रीट का ग्रेविटी डैम है ना, संसार का सबसे बड़े कंक्रीट डैम में सेकंड नंबर का डैम है, इसमें इतना कंक्रीट लगा है सेकंड नंबर में। फर्स्ट तो अमेरिका का है डैम, सेकंड नंबर में इतना कंक्रीट इसके अंदर लगा है, तो बहुत बड़ा रिजर्वर है इसका, है ना। और जैसे मैडम ने बता ही दिया है कि इसके अंदर, इसको हम 4 स्टेट्स में इसका पानी जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी यहाँ पे है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में इसको बनाया गया। 182 मीटर ऊंची मूर्ति, ये मूर्ति है सरदार पटेल जी की। इसका सरदार सरोवर डैम है, तो सरदार जी की, अपने सरदार पटेल जी की स्टैच्यू भी वहां पे लगी है। तो ये हमने देखा इसका। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हमारे पास अभी है टाइम 10 मिनट, हम जल्दी चलते हैं। सेकंड, अब हमारा एक बहुत बड़ा, जो हमारा, जैसे हमारा पहला डैम जो बना था 1948 से, जिसकी बनावट शुरू हो गई थी, भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा डैम हमने देखा। उसी के लगभग उसी के साथ साथ हीराकुद डैम भी बनाना शुरू हो गया। हीराकुद डैम जो था दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम, बल्कि हम तो कहें कि दुनिया का सबसे लंबा डैम इसी को माना जाएगा, क्योंकि ये 26 किलोमीटर लंबा है। 26 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ये सारा एम्बैंकमेंट डैम है, और बीच में जहां से पानी निकलता है ना, यहाँ वाला जो बीच वाला हिस्सा है वो कंक्रीट का है, बाकी ये सारा एम्बैंकमेंट डैम है। इसके इस सिरे में और दूसरे सिरे में 2 मीनार है, इसका गांधी मीनार और नेहरू मीनार है, उसको मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा जब दिखाऊंगा अभी। तो ये हीराकुद डैम है ना। और हर डैम की तरह, जैसे सरदार सरोवर में हमने देखा अभी कि बहुत सारे गांव पानी के अंदर चले गए, बहुत से गांव स्थापित करने पड़े। टेरी डैम में भी हमने ऐसे देखा। तो डैम का एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें बहुत सारी जमीन, बहुत सारे गांव, बहुत सारे लोग इसमें नीचे वो उनके घर वर सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और ये जो था 1957 में बन के तैयार हो गया, 1957 में है। और ये मतलब कई जगह अर्थ का, मट्टी का, मैंने आपको बताया कई जगह मट्टी। अब जैसे ये बीच का हिस्सा है ना, इसके उधर मैंने देखा मट्टी का पूरा बना हुआ है। मट्टी को एम्बैंकमेंट के ऊपर थोप के, उसको ठोक के मट्टी को ऐसा बनाया गया बांध जैसा। और बीच में जहां से पानी निकलने का, जहां इसके गेट्स है ना, ये सीमेंट का बना हुआ, ये ग्रेविटी का है। तो ये एक वन ऑफ द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है हमारे देश की, है ना। और ये देखिए, इसका छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, और इसमें आप देखिएगा कि कैसे पुराने जमाने के जो मंदिर हैं वो पानी के नीचे आ गए। थोड़ी जल्द पुरानी देखेंगे हम, थोड़ा सा ही देखेंगे। में स्थित है महानदी पर निर्मित हीराकुद बांध दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है और भारत में पहली बड़ी बहुउद्देश्य नदी घटी परियोजना में से एक है। बांध की झील को हीराकुद जलाशय कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। सर्दी के मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षियों की पर्याप्त संख्या देखी जा सकती है। हीराकुद बांध न केवल ये एक प्राकृतिक दृश्य का स्थल है, बल्कि एक आदर्श वातावरण है जो वन्यजीवों के फैलने फूलने की सुविधा प्रदान करते हैं। बांध के निर्माण के दौरान कुछ पुराने मंदिरों की खोज की गई थी। पर्यटक इन मंदिरों में मई और जून में नाव से जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक हीराकुंड के पानी का पता लगाने के लिए स्कूबा डाइविंग जैसे रोमांचक गतिविधि का विकल्प चुन सकते हैं। हीराकुंड डैम का इतिहास। महानदी पर स्थित हीराकुंड डैम का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ, जो 1953 में बनकर पूर्ण हुआ, जबकि वर्ष 1957 में ये बांध पूरी तरह से काम करने लगा था। उड़ीसा राज्य में स्थित हीराकुंड बांध देश की इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो मिट्टी, कंक्रीट और चिनाई की एक समग्र संरचना है। बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जिसे हीराकुंड की 2 पहाड़ियों के बीच बहुत समझदारी से बनाया गया था। हीराकुंड जलाशय 639 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा है। बांध पर 2 ओवरव्यू टावर है, जो दोनों तरफ एक एक है, जिसमें से एक को गांधी मीनार और दूसरे को नेहरू मीनार के नाम से जानी जाती है। दोनों ओवरव्यू टावर झील के शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये इसमें कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो जलाशय में चले गए, ये तो होता ही है नुकसान, है ना। तो ये हीराकुद डैम भी जैसे भाखड़ा डैम 48 में शुरू हुआ,
देश की आजादी के 1 साल बाद ही, उसी साथ नेहरू जी ने इसका हीराकुद डैम का भी, इसको भी शुरुआत कर दिया। तो ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक और डैम मैं आपको दिखाता हूँ। ये नागार्जुन सागर डैम है, जो कि अभी आंता में तेलंगाना में चला गया, पहले आंध्र प्रदेश में था, कृष्णा रिवर पे बना है। और ये बहुत बड़ा एक डैम हमारे देश का नागार्जुन सागर डैम है ना। ये हमारे देश के एक बड़े घमंड की बात है, एक गर्व करने वाला बात है, ये इतना जबरदस्त डैम नागार्जुन सागर डैम। और ये हम थोड़ा सा इतिहास में और चलते हैं कि एशिया के जो हमारे देश के जो एशियन जो कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत साल पहले से भी, करीब 400 साल बीसी का हम अगर देखें तो श्रीलंका के अंदर एक हमारे को बांध दिखाई देता है, जो कि 400 बीसी यानी अभी करीब 2500 साल पुराना है। ये डैम हमारे को सिलोन में दिखाई देता है। और फिर उसके बाद 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में सिन्हाली जो राजा वहां पे आने लगे, तो सिन्हाली राजाओं ने यहाँ पे अलग अलग डैम्स बनाए, है ना। पर एक बड़ी अजीब बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि लोग अपने पावर का कैसे मिसयूज भी कर सकते हैं। करीब 4000 डैम्स इन्होंने बनाए। श्रीलंका एक जरा सा देश है, उसमें भी उन्होंने 4000 डैम बनाए। और उसमें से एक राजा रहा था, पराक्रम बाबू नाम का एक राजा था, उसने एक डैम बनाया, बहुत बड़ा एक डैम बनाया। और वो डैम किस लिए बनाया? सिर्फ अपनी ईगो को पूरा करने के लिए, मैंने इतना बड़ा डैम बनाया। उसका कोई पर्पस नहीं था, उस डैम की कोई जरूरत भी नहीं थी डैम की, है ना। पर उसने एक इतना बड़ा अपनी अपने आप को घमंड के लिए कि मेरे नाम से जाना जाएगा, मैंने इतना बड़ा डैम बनाया, बस इसलिए उसने ये डैम बना दिया। तो ये भी एक अजीब सी घटना है जो कि हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का पहला डैम है, मेसनरी डैम। ऑस्ट्रेलिया में अगर सबसे पुराना डैम देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये मेसनरी डैम है, परमाट्टा डैम है, वहां पे आर्क डैम ये मिलता है। अब दुनिया का सबसे पुराना डैम जो आज भी यूज में आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि हमने देखा अपने देश में हमने देखा कि भैया कैसे पुराने पुराने डैम्स हैं। रोमन टाइम का वहां पे हमने देखा। पर ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इरिगेशन सिस्टम है, डूजियांगयान नाम का, है ना। ये करीब 251 बीसी का है, यानी जो हमने स्पेन में जो डैम देखा था जो रोमन काल का बना हुआ है, ये उससे भी पुराना है। ये करीब 251 बीसी यानी आज से करीब 2,2500 साल पुराना डैम है। और ये आज तक यूज हो रहा है। कमाल की बात यह है कि आज तक यूज हो रहा है। और ये बनाया गया था डायवर्जन के लिए, पानी को रोकना, और जिस तरफ बाढ़ आ रही है उधर से निकाल के जिस तरफ सूखा है उस तरफ भेजने के लिए ये डैम आज भी यूज हो रहा है। देखिए इन्होंने कैसे बांस के ये बना के इसके अंदर पत्थर डाल के इसको वजन दिया। इसके अंदर पत्थर भरा हुआ है, देखिए ये बांस की फट्टियां हैं, उसके अंदर उन्होंने पत्थर भर रखे हैं वजन के लिए। सब लकड़ी से एक दूसरे को सपोर्ट देके इसको बनाया गया है। बड़ा ही जबरदस्त डैम है उस जमाने का। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। अगर हम थोड़ा यूरोप में अगर जाएं तो आपको, जैसे आपको नीदरलैंड के अंदर जो आज का हम देखें हॉलैंड जिसको बोल सकते हैं, वहां पे 2 शहर बड़े फेमस दिखाई देते हैं। एक है एम्स्टरडैम, है ना, एक रॉटरडैम। तो डैम शब्द वहां से आता है। ये डैम का सबसे पहला प्रयोग शब्द वहां से हमारे को सुनाई में देने को पड़ता है, रॉटरडैम और एम्स्टरडैम के नाम से। ये जो डैम है ना, ये एम्स्टी नदी थी एक, एम्स्टल, उस नदी पे एम्स्टरडैम बनाया गया 12वीं शताब्दी में, है ना, बांध बनाया गया। क्यों? नीदरलैंड, ये जो डच है यानी हॉलैंड जो है, ये थोड़ा नीचा प्रदेश है, एक नीचा देश है, बहुत लो लाइंग एरिया है, समुद्र का पानी भी घुस जाता है। तो इस इलाके को बचाने के लिए उन्होंने, जैसे आज भी आप देखेंगे, एक बड़ा लंबा डैम बनाया हुआ है। ये देखिए इतना बड़ा डैम है। ये किस लिए है? कि समुद्र का पानी शहर में ना घुस जाए, है ना। ये लो लाइंग कंट्री है नीदरलैंड, हॉलैंड भी बोल देते हैं, नीदरलैंड भी बोल देते हैं। इसमें पानी अंदर ना घुस जाए, इसलिए उन्होंने समुद्र के पानी को रोकने के लिए, दलदल ना बन जाए उनके देश में, इस तरह से डैम बनाया समुद्र को रोकने के लिए। आप देख रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। अब आप कहेंगे साहब सीधी क्यों नहीं बनाई? तो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जमीन जहां पे इन्होंने पानी को स्टडी किया, जमीन के नीचे स्टडी किया, जहां से जमीन ऊंची थी उसी एरिया में भर के इसको बना के लेके गए हैं।
तो ये एक तरीके से आप कहेंगे ये तो एक पानी को रोकने के लिए वो बनाया है, पर वास्तव में ये एक डैम भी है ना, एक डैम भी है, ये एक डैम भी है। तो नीदरलैंड में हमको देखते हैं, और नीदरलैंड में अगर आप जाएं तो रॉटरडैम जो शहर है, रॉटरडैम में जो ये जो चौराहा है, उस चौराहे का नाम डैम स्क्वायर है। डैम स्क्वायर है ना, बांध वाला चौराहा। ये 800 साल पुराना शहर है, जगह है, और कई लोग इसको आज भी डैम बोलते हैं। डैम के चौराहे पे जा रहे हैं हम, है? तो डैम जो है रॉटरडैम इस चीज से फेमस है, रॉटरडैम है ना, और एम्स्टरडैम। तो ये सारे जो थे किसी ना किसी नदी के ऊपर जो बांध बने थे किसी जमाने में, उसी के हिसाब से इन शहरों का नाम पड़ गया। तो आज हम यहां तक रहेंगे, इसके बाद हम अगली बार फिर इसको आगे लेके चलेंगे। अभी कुछ और जानकारियां बाकी हैं, फिर इसके प्रभाव को हम देखेंगे कि डैम से क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान है, पर्यावरण को क्या नुकसान है, क्या ऑल्टरेशन इसका हो सकता है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। इन चीजों को हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार।